So we'll start with new chapter today, that is motion. और as you know कि हमको सिलेबस में मोशन के दो पार्ट्स है. So in this particular chapter motion you have two cases that we want to study in detail. एक है motion in one dimension जिसको आप motion along straight line भी बोलते हो. So we will study motion in 1D, one dimension, which is called as rectilinear motion, which is called as motion along straight line, so on so forth. और एक है मोशन इन 2D, मोशन इन 2 डायमेंशन, मतलब मोशन इन अ प्लेन. तो हम लोग पहले मोशन इन 1D ही कवर करते हैं क्योंकि मोशन इन 1D के कॉन्सेप्ट आपको मोशन इन 2D में काम में आते हैं. तो विल फर्स्ट स्टार्ट विथ, आई विल बी वेरी क्विक हियर. तो आई एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक चीज़ें पता है क्योंकि अगेन एज यू रिमेंबर वी आर इनटू क्रैश कोर्स. तो आपको कम से कम ये तो पता होगा व्हाट इज मोशन. मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. जब एक ऑब्जेक्ट विथ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपना पोजीशन चेंज करता है उसको बोलते हो इट इज इन मोशन. अब जो मोशन है उसके एक्चुअली 3 टाइप है, 1D 2D एंड 3D, लेकिन आपको डिटेल में है 1D एंड 2D. तो आपको ये पता होना चाहिए जब आप 1D मोशन की बात करते हो तो 1D मोशन में जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, एंड इफ यू रिमेंबर पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. तो इन 1D मोशन सिंस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग ओनली अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ओनली अलोंग वन एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका पोजीशन चेंज होगा, या फिर अलोंग वाई एक्सिस चेंज होगा, या फिर अलोंग जेड एक्सिस चेंज होगा. इसका मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसके पोजीशन वेक्टर में एक ही कंपोनेंट आने वाला है, या तो एक्स कंपोनेंट, या फिर वाई कंपोनेंट, या फिर जेड कंपोनेंट, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ऑब्जेक्ट का मोशन किस डायरेक्शन में है उसके ऊपर डिपेंडिंग इसके पोजीशन वेक्टर में एक ही कंपोनेंट होगा, इधर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट. गुड. और इसके पोजीशन वेक्टर में in case of 2D the position vector will have two components. Either it will have x and y component, so xi cap plus yj cap, or it will have x and z component, xi cap plus let us say zk cap, or it will have y and z components depending on the plane of motion. गुड. अगर पोजीशन वेक्टर में एक कंपोनेंट है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी एक ही कंपोनेंट होता है. अगर पोजीशन वेक्टर में 2 कंपोनेंट है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी 2 कंपोनेंट होंगे. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर इज मोर और लेस कंपोनेंट वाइज सेम होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. गुड. तो ये बहुत बेसिक चीज़ है. और 3D मोशन होगा तो फिर उसमें 3 कंपोनेंट आएंगे. दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. इतना पता होना चाहिए, बहुत बेसिक आइडिया है. अब हम लोग सबसे पहले 1D मोशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है दैट वी विल सी. व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट. सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इन विच मोशन टेक्स प्लेस. तो जिस टाइम इंटरवल में मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का उतने टाइम इंटरवल में व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 1D मोशन, क्योंकि मैंने बोला हम लोग 1D पहले कवर करेंगे, तो लेट अस इमेजिन कि जो मोशन है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस. ये है ओरिजिन. मान लेते हैं x1 इज द पोजीशन एट टाइम इंस्टेंट t1. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका पोजीशन है x1 एट टाइम इंस्टेंट t1 और इसका पोजीशन है x2 एट टाइम इंस्टेंट t2. तो t1 टाइम पे वो x1 पे था और t2 टाइम पे वो x2 पे है. और आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन. तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर x1 बार एंड ये हो गया पोजीशन वेक्टर x2 बार. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नॉर्मली हम लोग s से डिनोट करते हैं, या फिर अगर हमको पता ही है कि मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस तो डेल्टा x भी लिखोगे. इट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर x2 बार माइनस x1 बार. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर t1 टाइम इंस्टेंट पे पोजीशन था, लेट अस से पोजीशन था, यू कैन से लेट अस से 2i कैप. तो t1 टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल था 2 मीटर पे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो उसका पोजीशन वेक्टर बन गया कितना, 2i कैप.
और लेट अस से एट t2 टाइम इंस्टेंट इसका पोजीशन वेक्टर है 7i कैप, 7i कैप। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया 7 - 2 मतलब 5i कैप। अभी याद रखना 5i कैप, क्योंकि अब हमको समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सेम एग्जांपल को मैं पाथ लेंथ के लिए भी यूज करूंगा। देन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दोनों चीजें दे आर नॉट सेम। डिस्टेंस को हम लोग पाथ लेंथ भी बोलते हैं। What is path length? Path length is the total distance traveled by the particle during the motion. So it is the total distance. ये था फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मतलब इस केस में तुम सिर्फ ये देखते हो कि ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या है माइनस उसका इनिशियल पोजीशन क्या था। ओनली द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज पाथ लेंथ? इट इज अ टोटल डिस्टेंस। अभी इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं सेम एग्जाम्पल लेता हूँ। इमेजिन पार्टिकल इनिशियली 2 मीटर पे था। इमेजिन वो 2 से पहले 10 पे गया और 10 से वापस 7 पे आया। 2 से 10 पे गया, 10 से 7 पे आया। 2 से 10 इज 8 मीटर, 10 से 7 इज 3 मीटर। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 2 से 10 8, 2 से 10 8 मीटर, 10 से 7 11 मीटर। तो व्हाट इज पाथ लेंथ? 11 मीटर। लेकिन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज स्टिल 5। तो डिस्प्लेसमेंट 5i कैप है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तुम सिर्फ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हो। तो रिमेंबर पाथ लेंथ इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और एक क्वेश्चन था नीट का, नीट में क्वेश्चन था ये, द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू दैट ऑफ डिस्टेंस इज, 4 ऑप्शन थे। तो आपको ये पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ये इक्वल हो सकते हैं। कंडीशन है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ही नहीं होना चाहिए। मतलब इमेजिन कि पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते जा रहा है। फॉर एग्जांपल पार्टिकल 2 से 7 पे गया विदाउट चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो इस केस में डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में कितना है? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? सेम है। लेकिन अगर मैंने बोला कि वो 2 से 10 पे गया, 10 से 7 पे आया, तो डिस्टेंस कितना है? 11। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ये नीट का PYQ था। देन इसके बाद यू शुड नो व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज डिफाइंड एज path length upon time. Path length upon time during which the motion takes place. Path length upon time, सिंपल। अब स्पीड के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट, इफ यू नो, चलो एवरेज स्पीड पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड पे चलो बाद में आता हूँ मैं पहले कवर करता हूँ व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? When a particle covers equal distances in equal intervals of time, then it is said to have uniform speed. मतलब जब पार्टिकल हर एक सेकेंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको आप लोग बोलते हो यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब पार्टिकल हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 5 मीटर। So when a particle covers equal distances in equal intervals of time, it is said to have uniform speed. Let's say अगर particle covers unequal distances in equal intervals of time, then it is said to have non-uniform speed. और ये जो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आने वाले। अब तुम देखोगे जो सेट दूंगा मैं क्वेश्चन का, ये डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जब एक पार्टिकल हर बार सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है, उसको बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो व्हेन अ पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल 0 सेकेंड से 1 सेकेंड में मान लो उसने 2 मीटर कवर किया,
फर्स्ट सेकंड से सेकंड सेकंड इस एक सेकंड के पीरियड में उसने 10 मीटर कवर किया, फिर सेकंड से थर्ड के बीच में उसने कवर किया लेटेस्ट से 8 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर आ जाती है बात एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड जो नॉर्मल जनरली जब तुम स्पीड को डिफाइन करते हो ना, जनरली जब तुम स्पीड को डिफाइन करते हो पाथ लेंथ बाय टाइम, वो एवरेज स्पीड होता है। सो एवरेज स्पीड द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इट इज जस्ट टोटल डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल let's say you go from here to Nashik, which is around 150 kilometers from here, roughly 150 किलोमीटर है, और इमेजिन कि आपको 3 घंटे लग गए जाने के लिए, तो व्हाट इज योर एवरेज स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर। तो तुमने क्या किया? तुमने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर लिया, सही है। लेकिन डिड यू रियलाइज कि तुम कहीं बीच में रुके भी थे नाश्ता पानी करने के लिए, कहीं पे रुके होंगे पेट्रोल भरने के लिए, कहीं पे तुमको हाईवे एकदम खाली मिला होगा तो मे बी तुमने 100 के स्पीड से चलाया होगा, राइट। तो हम वो सारे फैक्टर्स देखते नहीं है, सिर्फ टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज स्पीड है। और इसका मैथमेटिकल नोटेशन इज इंपॉर्टेंट। मैथमेटिकली स्पीकिंग इट इज रिटन एज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा हम लोग यूज करते हैं एवरेज के लिए। फिर आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ये क्या होता है? फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में उसका जो भी स्पीड था दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर टू गो टू नासिक, 10 बजे चालू किए, तुम 1 बजे पहुँच गए। मे बी जब तुम गाड़ी चला रहे थे 11:02 पे तुम्हारा ध्यान गया स्पीडोमीटर पे, और तुमको स्पीडोमीटर बता रहा है कि तुम्हारी गाड़ी का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो वो आपका उस इंस्टेंट पे स्पीड है। उससे पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और हो सकता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो नॉर्मली जब हम स्पीड ऐसा मेंशन करते हैं ना, वो इंस्टेंटेनियस होता है, राइट। नॉर्मली जब तुम स्पीड डिफाइन करते हो वो एवरेज स्पीड डिफाइन करते हो, लेकिन जब तुम बोलते हो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब उस इंस्टेंट पे 3 मीटर पर सेकेंड है, उसके पहले उसके बाद पता नहीं। उसके बाद का तो पूछा होगा ना, व्हाट इज द स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो तुम बोलते हो v इक्वल्स टू u प्लस 80, करेक्ट। अब वो इक्वेशन कहाँ से है वो भी देखेंगे, लेकिन याद रखना ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ये एवरेज स्पीड का लिमिट होता है एज टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, शिंक्स टू 0। अब ये लिमिट्स पता होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है 11th का मैथमेटिक्स। अगर आपको नहीं पता तो रिवाइज कर लो। मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि व्हाट डज दैट मीन, एक जस्ट अ ब्रीफ आइडिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पार्टिकल का स्पीड 2 सेकेंड पे पता है और आपको 8 सेकेंड पे पता है, तो 2 से 8 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड इज योर लोअर लिमिट, 8 सेकेंड इज योर अपर लिमिट। तो तुमको यहाँ पे 2 वैल्यूज है टाइम के, इन दोनों वैल्यूज पे तुमको स्पीड पता है, और तुमको पूछा है कि 6th सेकेंड पे स्पीड कितना था, तो तुम क्या करते हो? टाइम इंटरवल को छोटा करते जाते हो, 2 से 3 पे आओगे, 8 से 7 पे आओगे, 3 से 4 पे जाओगे, 7 से 6 पे आओगे। ऐसा करते करते तुमको जिस टाइम इंस्टेंट पे चाहिए वहां तक तुम जाते हो, इसलिए तुम बोलते हो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइम डिफरेंस छोटा छोटा होता जा रहा है। तो इट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। तो इट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और लिमिट लेने के बाद तुम डेल्टा की जगह पे लिखते हो dx, तो dx बाई dt। तो एज अ पार्ट ऑफ नोटेशन जहाँ पे dx बाई dt लिखा है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और जहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा है वो क्या है? एवरेज स्पीड है। वेरी गुड। देन उसके बाद आपने सीखा था इन दिस चैप्टर व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी जो होता है ना, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की भी वैसे ही 4 टाइप्स है जैसे स्पीड के थे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम in a given direction,
अभी तुमने डायरेक्शन भी एक्स्ट्रा लगा दिया साथ में. तो when a particle covers equal distances in equal intervals of time without change in direction, then the particle is said to have uniform velocity. अब यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफरेंस बताता हूँ. डिफरेंस बहुत सिंपल सा है. फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, लेट्स से वी हैव अ पार्टिकल जो हर सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, और साथ में डायरेक्शन भी सेम है. इस पार्टिकल का वेलोसिटी और स्पीड दोनों यूनिफॉर्म है 5 मीटर पर सेकेंड. लेकिन इमेजिन हमारे पास एक पार्टिकल है जो हर सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट. लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, 5 मीटर फिर 5 मीटर. तो ये देखो, ये पहले सेकेंड में 5 मीटर कवर किया था, फिर 5 मीटर कवर किया, फिर 5 मीटर कवर किया, फिर 5 मीटर कवर किया, फिर 5 मीटर कवर किया. दूसरे केस में डायरेक्शन चेंज हो गया. तो यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होता है. रिमेंबर, दोनों केसेस दे आर वेरी सिमिलर बट दे आर नॉट सेम. इन केस वन द पार्टिकल वाज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम in the same direction without change in direction. तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों यूनिफॉर्म है. दूसरे केस में पार्टिकल इज स्टिल कवरिंग 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस केस में डायरेक्शन चेंज हो गया तो स्पीड यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है. बट तो इतना ही डिफरेंस है. वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी में चेंज होता है. देन यू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दो डेफिनेशन बनते हैं. एक, when a particle covers unequal distances in equal intervals of time, or it covers equal distances in equal intervals of time but the direction changes. तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो केसेस है. पार्टिकल कवर्स unequal distances in equal intervals of time or there is change of direction of motion. Then third case is average velocity. ये एवरेज वेलोसिटी ही होता है, एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी जो आप नॉर्मली वेलोसिटी डिफाइन करते हो, दैट इज एवरेज वेलोसिटी. दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंड एज अ पार्ट ऑफ नोटेशन हम इसको लिखते हैं v एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई डेल्टा t, और साथ में दे देते हैं वेक्टर फॉर्म बार. क्योंकि एवरेज स्पीड में भी मैंने ऐसा लिखा था, सिर्फ मैंने वहाँ पे बार नहीं लिखे थे, और कुछ लोग घाई गर्दी में ना टाइम के ऊपर भी ऐसा लगा देते हैं. और टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. टाइम अगर वेक्टर होता तो वेक्टर के डायरेक्शंस फॉरवर्ड भी होते, बैकवर्ड भी होते. तो व्हेन यू से वेक्टर, इसका मतलब यू कैन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और यू कैन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ओरिजिन से राइट में भी जा सकते हो डिस्प्लेसमेंट वाइज, लेफ्ट में भी जा सकते हो. अगर तुमने टाइम को वेक्टर बना दिया तो तुम ये बोल रहे हो कि यू कैन गो बैक इन टाइम ऑल्सो. तो टाइम में पीछे जाते तो अपनी गलती भी सुधार लेते. कुछ लोग तो साइंस ही नहीं लेते. एनीवेज, तो जस्ट टू रिमेंबर, टाइम इज नॉट अ वेक्टर, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट अ वेक्टर. देन यू हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. And instantaneous velocity is the limiting value of average velocity as time interval tends to 0. So v bar equals to limit of delta x bar by delta t as delta t tends to 0. और मैंने अभी बताया लिमिट लेने के बाद डेल्टा को dx लिख देते हैं, तो dx by dt. Then you should know, you must know what is acceleration. तो acceleration क्या होता है पता होना चाहिए. What we have covered is, we have covered up to velocity. Now we should know what is acceleration. What is acceleration? It is the time rate of change of velocity. So acceleration is velocity upon time. Actually velocity upon time बोलने की जगह पे you should say change in velocity upon time. Time rate of change of velocity, the change in velocity upon time, during which velocity changes. So during the time interval during which there is change in velocity. इसमें भी 4 टाइप है. कौन सा 4 टाइप है? वही 4 टाइप है. कौन सा 4 टाइप है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन.
व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मतलब क्या? When the magnitude and direction of acceleration does not change with time. The magnitude of acceleration and direction of acceleration does not change with time. या फिर when the velocity of a particle changes by equal amounts in equal intervals of time. तो दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो. जब पार्टिकल का वेलोसिटी हर बार सेम टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से चेंज हो. When the velocity of a particle changes by equal amounts in equal intervals of time, it is said to have uniform acceleration. Or when the acceleration of an object has its magnitude and direction both constant, so there is no change in the magnitude as well as direction of acceleration, then it is said to have uniform acceleration. मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, पार्टिकल का वेलोसिटी पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड था, अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गया, डायरेक्शन सेम है. अगले सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड हो गया, अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गया, उसके अगले सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड हो गया, उसके अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो गया. तो यहाँ पे हर एक सेकंड में वेलोसिटी 5-5 से चेंज हो रहा है. इसको तुम बोलते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 10 मिनट में समझेगा तुमको कि यही सब हमको ग्राफ से बताना है. तो जब डेफिनेशन से नहीं पता होंगे गए, ग्राफ नहीं पता होगा तो आपको समझेगा कि मोशन के क्वेश्चंस ना तुम सॉल्व करते बैठो 25-25 स्टेप लग जाएंगे, तुमको आएगा नहीं. लेकिन ग्राफ पता है तो वही क्वेश्चन सिंगल स्टेप में सॉल्व होता है ग्राफ से. गुड. तो इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने का ये रीज़न होता है रिवाइज करवाने का, दैट इफ़ यू नो दिस यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पता लग गया. तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नाउ? When the velocity of a particle changes by unequal amounts in equal intervals of time, or when there is change in the magnitude or direction of acceleration, then it is said to, the object is said to have non-uniform acceleration. Example, पहले एक सेकंड में उसका वेलोसिटी चेंज हुआ 5 मीटर पर सेकंड से, दूसरे सेकंड में चेंज हो गया 15 मीटर पर सेकंड से, तीसरे सेकंड में चेंज हो गया 50 मीटर पर सेकंड से. तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी का चेंज इक्वल नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फिर आता है एवरेज एक्सेलरेशन. ये नॉर्मली जो तुम डेफिनेशन लिखते हो ना, वो सारे के सारे एवरेजेस के लिए है. तो एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज इज बेसिकली डेल्टा वी बार बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल during which change takes place. इसके बाद क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर यू कैन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन as delta t tends to 0. That is limit as delta t tends to 0, delta v bar by delta t, so that is equals to dv bar by dt. Good. तो अब इतना हमको पता होना कंपलसरी था. Now you should know, now you must know ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. उसमें हम सबसे पहले देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब बेसिकली तुम एक एक्सिस पे टाइम प्लॉट करने वाले हो, और मैं हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करने वाला हूँ, और एक एक्सिस पे तुम पोजीशन प्लॉट करने वाले हो. अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो इस पोजीशन के यहाँ पे एक्स लिखोगे, अगर मोशन अलोंग वाई एक्सिस है तो यहाँ वाई लिखोगे, अगर मोशन अलोंग जेड एक्सिस है तो यहाँ जेड लिखोगे. अब जो जनरल थ्योरी है उसमें मैं हमेशा मोशन को अलोंग एक्स एक्सिस मान के चलता हूँ, तो मैं एक्स टी ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ. तो पोजीशन टाइम ग्राफ इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. जैसे तुमको मैंने अभी यहाँ पे बताया था एक लाइन ड्रॉ करके कि t1 टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल का पोजीशन क्या था, x1, और t2 टाइम इंस्टेंट पे कितना हो गया, x2. अब इसी को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये एक t1 टाइम इंस्टेंट है, इस t1 टाइम इंस्टेंट पे पोजीशन x1 है,
ये एक t2 टाइम इंस्टेंट है, इस t2 टाइम इंस्टेंट पे पोजीशन x2 है, तो यहाँ पे आ गया ये t1 टाइम इंस्टेंट, यहाँ पे आ गया t2 टाइम इंस्टेंट, ये हो गया x1, ये हो गया x2। ये इनिशियल पॉइंट को मैं ग्राफ पे a बोल देता हूँ, मैं फाइनल पॉइंट को ग्राफ पे b बोल देता हूँ। तो t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक पार्टिकल गया a से b तक, ये हो गया ग्राफ। करेक्ट। देन ऑफ कोर्स हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका कुछ रीजन होता है, बिकॉज यू कैन टेक आउट सम इंफॉर्मेशन। तो आपको ग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है अबाउट मोशन। बाय द वे, जब तुम यहाँ t1 लिखते हो मतलब ओरिजिन से यहाँ तक t1 और यहाँ t2 लिखते हो तो ओरिजिन से यहाँ तक कितना है t2, तो ये कितना हो गया t2 माइनस t1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया x2, ये कितना हो गया x1। तो व्हाट इज दिस x2 माइनस x1। एक काम करता हूँ, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ फिलहाल टेम्पररी। देन if I take the slope of this graph, you know slope, you know what is the formula of slope? y2 minus y1 upon x2 minus x1। यहाँ पे y पे x है और x पे t है, तो y2 minus y1 मतलब x2 minus x1 upon t2 minus t1। लेकिन x2 minus x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट, t2 minus t1 मतलब टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको किसका इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी का। और अगर आपको पता है, वो तो पता होना चाहिए, व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो थीटा का अपोजिट कौन था, x2 माइनस x1, एडजेसेंट कौन था t2 माइनस t1, मतलब यही तो स्लोप है, यही क्या है स्लोप है। तो आप पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से बता सकते हो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अलग अलग टाइप के ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वेलोसिटी एंड हाउ इज द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। सो वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ्स and their interpretation। तो हम लोग बहुत सारे पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं और एक एक करके हम समझने वाले हैं कि ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इससे हमको मोशन का क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो वी आर गोइंग टू प्लॉट मिनिमम 8 to 10 ग्राफ एंड ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन फेच आउट। तो हम मोशन के बारे में क्या बता सकते हैं बेसिकली, ठीक है। कमिंग बैक हियर, अगर मेरे पास एक ग्राफ है ऐसा, वैसे बाय द वे तुमको ये पता होना चाहिए एनी लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, अभी एक्स एक्सिस क्यों नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि टाइम प्लॉट करके रखा है। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसका स्लोप 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि तुम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोलते हो, बराबर, सही है। तो हॉरिजॉन्टल अगर लाइन है उसका तो y2 और y1 सेम ही हो गया ना। चलो एक काम करता हूँ, तुमको समझाया तो वापस एक बार, इधर x और इधर y। व्हाट इज स्लोप का जनरल फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट लेता हूँ, इसका ये x1 है और इसका ये x2 है, लेकिन y1 y2 क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर 0 हो गया, तो स्लोप क्या है 0 है। क्या है स्लोप, वेरी गुड। और अगर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, वर्टिकल, तो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, व्हाट इज द स्लोप, इन्फिनिटी। क्योंकि इस केस में x1 x2 सेम है तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब तुमको समझ में आया, इसका मतलब तुमको ये समझ में आना चाहिए था व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप। तो जी मतलब व्हेन यू गो फ्रॉम पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, स्लोप इज इंक्रीजिंग, 0 से इन्फिनिटी हो रहा है, राइट। तो ये 0 था, स्लोप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इन्फिनिटी हो गया। तो जब ऐसा हो इसको मैं अप द हिल बोलता हूँ, अप द हिल, हिल के ऊपर चढ़ना, पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप है। और अगर मेरे पास एक लाइन है ऐसा, ये डाउन द हिल है, ये नेगेटिव स्लोप है। क्योंकि इस केस में इफ यू सी x2 ये तो x1 से बड़ा है,
लेकिन y2 ये y1 से छोटा है तो न्यूमरेटर हो जाता है नेगेटिव, तो स्लोप हो जाता है नेगेटिव। अब इतना इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास अगर है तो वी कैन गो अहेड एंड डिस्कस वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ्स। तो यहाँ पे पोजीशन प्लॉट किया, यहाँ पे टाइम प्लॉट किया, और ये ऐसा लाइन आया। व्हाट इज द वेलोसिटी? 0, क्योंकि स्लोप मतलब tan थीटा, एंगल ही 0 है, tan 0 इज 0, तो स्लोप भी 0 है, तो वेलोसिटी भी 0 है। ये तुम्हारा ग्राफ है बिटवीन लेट अस से 9:30 टू 10:30, क्योंकि 1 घंटे तक तो तुमको कहीं जाने देने नहीं वाला मैं। योर पोजीशन इज कांस्टेंट। तो मैंने हर बार बोला है, फिजिक्स को रियल लाइफ में लाओगे तो ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। इट इज़ वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, राइट? सो दिस इज योर ओन ग्राफ, यू आर सिटिंग हियर एटलीस्ट फॉर 1 hour यू विल सिट हियर। तो अगर मैं ऐसा कर देता ना, अगर मैं ऐसा कर देता कि टाइम को मैं इधर लिख देता यहाँ पे, दैट वी स्टार्ट एट 9:30 AM मोर और लेस, एंड देन वी स्टॉप एट 10:30 AM मोर और लेस। दिस इज योर ग्राफ। Each one of you have a fixed position for this 1 hour. So anyways, so a line parallel to time axis on a position time graph represents particle at rest. How about this? Infinite slope, बराबर, तो वेलोसिटी इन्फिनिटी हो गई। वेलोसिटी इन्फिनिटी होने का मतलब होता है टाइम इंस्टेंट सेम है, देखो टाइम तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता जा रहा है। मतलब एक ही टाइम पे पार्टिकल इज एट डिफरेंट पोजीशंस। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस। दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मतलब at the same instant of time the position of particle is changing and the particle is at all the positions at the same instant of time, which is practically impossible। तो ये hypothetical case है, ये हो ही नहीं सकता है ऐसा। Then how about this? Theta constant and acute, मतलब slope is positive, तो theta is constant and less than 90। अगर थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट है, और tan थीटा क्या देता है हमको? वेलोसिटी। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? दिस इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन है ना। ये वेलोसिटी कांस्टेंट होना मतलब क्या? यूनिफॉर्म मोशन होना, मतलब एक्सेलेरेशन इज 0, क्योंकि एक्सेलेरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। तो दिस रिप्रेजेंट्स दैट द पार्टिकल इज चेंजिंग its position equally in equal intervals of time। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, एक्सेलेरेशन इज 0। देन हाउ अबाउट दिस ग्राफ? यहाँ पे एंगल बढ़ते जा रहा है। यहाँ पहले एंगल कम था, फिर एंगल बढ़ गया, 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 एंगल बढ़ गया। तो एंगल बढ़ गया तो थीटा इज इंक्रीजिंग, एंड एज यू नो विथ थीटा इंक्रीजिंग tan theta also increases। v equal to tan theta, क्योंकि what is tan 0? 0। what is tan 30? 1/√3। what is tan of 45? 1। what is tan 60? √3। तो एंगल बढ़ने के साथ साथ tan की वैल्यू भी बढ़ रही है, और tan की वैल्यू पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या होता है? वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ना मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। So a graph bending towards position axis, graph bending towards position axis, अगर मैं पोजीशन एक्सिस यहाँ पे डाल दूँ ना तो इस ग्राफ का मतलब चेंज हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ एक्सिस को इन्वर्ट कर लूँ इसका मतलब चेंज हो जाएगा, राइट? ये रिटार्डेशन का केस बन जाएगा। तो ग्राफ बेंडिंग टूवर्ड्स पोजीशन एक्सिस, a graph bending towards position axis represents increasing velocity, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर मैंने ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दिया, सो ग्राफ बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन, क्योंकि एंगल कम कम होता जा रहा है। बोलो कैसे कम हो रहा है? एंगल कभी भी तुम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो और देखते हो, देखो यहाँ पे एंगल ज़्यादा था, फिर एंगल कम हो गया, फिर एंगल और कम हो गया, यहाँ पे तो 0 ही हो गया। तो एंगल कम होते जा रहा है, एंगल कम होते जाना, theta decreases। so if theta decreases which means tan theta decreases, and tan theta decreases मतलब velocity decreases।
एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस मतलब रिटार्डेशन है ये। तो दिस इज अ नेगेटिव एक्सेशन का केस, रिटार्डेशन का केस। सो अ ग्राफ बेंडिंग टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स रिटार्डिंग बॉडी, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। बराबर यहाँ तक? गुड। हाउ अबाउट दिस? यहाँ पे एंगल थीटा कांस्टेंट है, यस, लेकिन ये एंगल ऑब्ट्यूस है, तो थीटा इज कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, वेलोसिटी विच इज tan थीटा कांस्टेंट, बट नेगेटिव वेलोसिटी है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, और वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी नेगेटिव होना लेकिन कांस्टेंट होना मतलब एक्सेशन क्या होना? नेगेटिव नहीं होना, जीरो होना। तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है इसका मतलब? मेरी क्लास के बाद कोई और क्लास है क्या आपका? बहुत लोगों का नहीं भी है ना, तो क्लास के बाद कहाँ जाओगे? घर पे जाओगे? तो तुम्हारा घर तुम्हारा रेफरेंस है, तुम्हारा ओरिजिन है। तो दिस रिप्रेजेंट्स दैट द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन। दिख रहा है आपको, टाइम बढ़ रहा है और पोजीशन कम हो रहा है। पोजीशन कम होना, और जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ जाए तो वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है, तो टाइम एक्सिस पे पॉइंट आ जाए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। सो नेगेटिव स्लोप वाले पार्टिकल मतलब नेगेटिव स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का नेगेटिव स्लोप मतलब द पार्टिकल इज मूविंग टू इट्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन। जहाँ से तुमने डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट किए थे वापस उस तरफ जा रहा है वो। तो मान लो तुम्हारा घर, खुद तुम्हारा घर इज ओरिजिन, राइट? तो तुम क्लास पे आने के लिए ओरिजिन से दूर जा रहे थे विद सम वेलोसिटी, एंड इफ दिस वाज योर ग्राफ, मतलब तुम हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे थे, तो यू वर मूविंग अवे फ्रॉम योर ओरिजिन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब होता है यू आर गोइंग बैक टू योर ओरिजिन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। So this kind of graph represents that the particle is moving back to its origin. And how about this? ये भी तुम्हारा ही ग्राफ है। क्यों? मे बी यू कम हियर फॉर अ क्लास, फिर तुम्हारा अगला क्लास है जैसे समवन सेड, और मे बी हाफ एन आवर का ब्रेक है, तो यू थिंक अरे भूख लगी, घर पे जाके आते हैं, घर पे जाके आते हैं। So initially the particle was moving towards the point of reference, and then it starts moving away from the point of reference. तो ग्राफ से तुम बहुत कुछ बता सकते हो। You can tell a lot of things about motion. How about this? Not possible. Yes. Why? क्योंकि at the same time instant, अगर मैं ये टाइम इंस्टेंट देखूँ यहाँ पे, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम इंस्टेंट सेम है लेकिन पार्टिकल के दो पोजीशंस है, एक यहाँ पे पोजीशन है, एक यहाँ पे पोजीशन है। एक ही टाइम पे पार्टिकल दो जगह पे है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्वांटम लेवल पे पॉसिबल, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा हो सकता है, होता है। द पार्टिकल कैन बी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, होता है, क्वांटम पार्टिकल्स के लिए होता है। हमारे लिए नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है। गुड। तो वन इलेक्ट्रॉन कैन बी एट टू डिफरेंट पोजीशंस एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऐसा हो सकता है। गुड। देन इट वाज ऑल अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ। नाउ वी विल सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको एक इंफॉर्मेशन मिला, पोजीशन टाइम ग्राफ से तुमको मिला वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन, वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन मिला ना आपको स्लोप से। पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको दो इंफॉर्मेशन मिलती है। अब वो दो क्यों मिलती है उसका रीजन है, बताता हूँ मैं। थोड़ा सा ना आपको ऐसा इमेजिन करते रहना पड़ेगा। मैथ्स समझेगा तो फिजिक्स समझेगा। सपोज मेरे पास ऐसा एक लाइन है, मान लेता हूं मुझे इसका स्लोप चाहिए। सपोज ये एक ओरिजिन ले लिया,
और एक दूसरा पॉइंट ले लिया। ओरिजिन लेना काम में आता है, क्यों? क्योंकि x1 y1 0 0 हो गया, x1 y1 0 0 हो गया, x2 y2 की वैल्यू xy हो गई, क्योंकि स्लोप के लिए 2 पॉइंट लगते हैं ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसमें से x1 y1 तो 0 0 हो गया, x2 y2 इज x एंड y, तो व्हाट इज स्लोप? y बाई x, स्लोप इज y बाई x। तो अगर थोड़ा मैथमेटिकली सोचा होता तो तुमको y डिवाइड बाई x करने से एक इंफॉर्मेशन मिली थी पिछले केस में, क्योंकि तुमने स्लोप निकाला, मतलब तुमने y एक्सिस अपॉन x एक्सिस किया, मतलब तुमने पोजीशन अपॉन टाइम लिखा तो वेलोसिटी मिल गया। और दूसरा इंफॉर्मेशन तुमको y इंटू एक्स से भी मिल सकता है, और यू नो y इंटू एक्स इज एरिया अंडर द लाइन, राइट? तो फिर बोलोगे फिर हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसा क्यों नहीं किया? बताता हूँ क्यों नहीं किया। पोजीशन टाइम ग्राफ में तुमने y बाय एक्स किया, y पे पोजीशन था, x पे टाइम था, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं x इंटू टी करता, मतलब मीटर सेकेंड होता, डज नॉट मेक एनी सेंस। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है जिसके डायमेंशंस या यूनिट्स मीटर सेकेंड की हो। तो वहां पे हमने एरिया नहीं फाइंड किया ग्राफ का, क्योंकि वहां पे एरिया फाइंड करके कोई फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं बनता है वो। लेकिन जब तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हो, थिंग्स विल चेंज नाउ। नाउ इफ आई टेक ऑन द y एक्सिस वेलोसिटी एंड ऑन द x एक्सिस टाइम, अगर मैं यहाँ पे टाइम प्लॉट कर दूं और यहाँ पे v प्लॉट कर दूं, तो स्लोप निकालूंगा तो y बाई एक्स मतलब v बाई टी हो जाएगा। ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन। एंड इफ आई डू y इंटू एक्स, y into x मतलब area of the graph, you get what is y v, what is x t, meter per second into second, meter, dimensions of distance or displacement। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तीन इंफॉर्मेशन मिलती है, दो भी नहीं तीन मिलती है, तीन। वन you obtain from slope, that is acceleration, while the other you obtain from area। तो पहले हम लोग देख लेंगे how to find out acceleration from a velocity time graph। So you can find out what is acceleration from velocity time graph। For example, सेम एग्जांपल लेता हूँ, t1 टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी था v1, t2 टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गया v2। तो ये t1 टाइम इंस्टेंट है, ये t2 टाइम इंस्टेंट है, वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v2 है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ कर लूँ लाइन, ये लाइन, ये t2 माइनस t1 हो गया, और ये ड्रॉ कर लो तो ये v2 माइनस v1 हो गया। तो ये v2 माइनस v1 है, ये t2 माइनस t1 है। पार्टिकल टाइम इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी था v1, ग्राफ पे उस पॉइंट को बोल देता हूँ a, और t2 टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी v2 था, ग्राफ पे बोल देता हूँ b, और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ a से b तक स्ट्रेट लाइन, और इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ। बराबर, गुड। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? Slope is v2 minus v1 upon t2 minus t1, but that is acceleration by definition, and that is also tan theta, because tan theta is opposite side upon adjacent side। तो तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। दूसरा आपको मिल सकता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल सकते हैं, कैसे बताता हूँ? तो डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा, डिस्टेंस कब मिलेगा, उसके लिए हमको कुछ ग्राफ इमेजिन करने पड़ेंगे। सो लेट्स से ये था वेलोसिटी, ये था टाइम। मान लेते हैं कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ऐसा कुछ हमारे पास आया, ऐसा कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं रैंडमली, आई एम जस्ट ड्रॉइंग समथिंग रैंडमली, गुड। देन अब ऐसा है कि ये है A1 एरिया, A2 एरिया, A3, बराबर। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस में तुम टोटल पाथ लेंथ देखते हो, तुम देखते नहीं हो पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है, तुम सिर्फ बात करते हो कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको, अभी और दे देता हूँ। चलो पार्टिकल 0 से 3 पे गया, पॉजिटिव साइड पे कितना डिस्टेंस है? 3। 0 से -3 पे गया, कितना डिस्टेंस है? 3 ही है, 3 ही है ना। 0 से 3 पे गया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 3 i कैप। 0 से -3 पे गया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? -3 i कैप।
तो डिस्टेंस में वी डू नॉट कंसिडर नेगेटिव और पॉजिटिव, हमसे देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। इसका मतलब जब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो मुझे हमेशा मॉड वैल्यूज लेने पड़ेगी एरिया की। एरिया अगर नेगेटिव आए, क्योंकि आएगा, ये ए टू नेगेटिव साइड पे गया, A2 is negative area because it goes to the negative side of the time axis. तो डिस्टेंस के लिए तुमको मॉड लेना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए तुमको मॉड नहीं लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो एरिया नेगेटिव आया उसको नेगेटिव ही लिखो, जो पॉजिटिव आया उसको पॉजिटिव ही लिखो, और डिस्टेंस में जो नेगेटिव आया उसको भी पॉजिटिव लिखो। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। डिस्टेंस फाइंड करना है तो एरियाज कैलकुलेट करो, सारे एरियाज का मॉड लो और ऐड करो। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो एरियाज कैलकुलेट करो, एज इट इज ऐड करो, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखो, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव रखो, तो यू कैन गेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ, राइट। तो सिमिलरली जैसे हमने वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ के इंटरप्रिटेशंस देखे थे, वैसे ही हम लोग वेरियस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इंटरप्रिटेशन देखेंगे। वेरियस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, we will see what does each graph mean here. Just a minute. Okay, just a minute, just a minute, just a minute. Okay, finally, good. ओके अभी हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इंटरप्रिटेशन देखने हैं। मोर और लेस आई विल डिस्कस मोर और लेस द सेम केसेस, ऑलमोस्ट सेम केसेस ही देखेंगे हम एक एक करके। तो लेट अस से ऐसा ग्राफ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? थीटा इज जीरो, tan थीटा इज जीरो, tan थीटा जीरो मतलब एक्सेलेरेशन इज जीरो, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं वेलोसिटी प्लॉट कर रहा हूँ, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है ये, दिख रहा है ना? किसी भी टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ पे थीटा इज जीरो, तो tan थीटा इज जीरो, लेकिन यहां से तुमको tan थीटा मतलब स्लोप मिलता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब देखो, तुमने अगर एक्सिस ढंग से नहीं पढ़े, वही ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ यहां पे ऐसा दिखता है। पोजीशन टाइम ग्राफ में इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और मे बी अ स्ट्रेट लाइन, बराबर, करेक्ट, गुड। सो पोजीशन टाइम ग्राफ में एंगल कांस्टेंट होना, तो tan थीटा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना, एंगल इज नॉट जीरो देयर, और वही ग्राफ यहाँ पे ऐसा दिखता है। दोनों ग्राफ का मतलब सेम है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ ही अलग दिखता है कंपेयर टू पोजीशन टाइम ग्राफ। हाउ अबाउट दिस? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, यस, क्योंकि एक्सेलरेशन इज tan थीटा, थीटा खुद यहाँ पे 90 है, तो एक्सेलरेशन इज इन्फिनिटी। एक्सेलरेशन इन्फिनिटी का मतलब होता है कि एक ही टाइम इंस्टेंट में पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटीज है। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है ये भी, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। देन इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, चलो इसको तो बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। थीटा इज कांस्टेंट एंड एक्यूट, तो थीटा इज कांस्टेंट एंड लेस देन 90, सो a इक्वल टू tan थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये क्या है? 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 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जब मैं लूप में अटक जाऊँ मतलब इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि तुम जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस इक्वेशन बनाते हो, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं होते हैं वो। तो हम आज देखोगे आप थोड़ी देर में कि ये तीन इक्वेशंस
काइनेमैटिक्स के, वो डिराइव करने के लिए मैं ऐसा ही ग्राफ यूज करने वाला हूँ, मोर और लेस। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही इक्वेशंस होते हैं, जहां तुमको बोल दिया ना कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम, वहां पे ये इक्वेशन चलते नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं चलेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर भी नहीं चलेगा, राइट। वहां पे इंटीग्रेट करके तुमको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता कहाँ पे इंटीग्रेट करना है, कहाँ पे नहीं करना। जहाँ पे a कांस्टेंट हो वहां पे कोई इंटीग्रेशन नहीं होने वाला। जहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम पे डिपेंड करने का क्या मतलब होता है, टाइम के साथ a की वैल्यू चेंज होने वाली है, राइट। तो रिमेंबर काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस यू यूज अंडर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर द लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यू कैन नॉट यूज इट एनीवेयर यू वांट, तो ये याद रखना आप। So this represents that the velocity is changing equally in equal intervals of time. Uniform acceleration मैं बोला था ना, when the magnitude and direction of acceleration are constant, या फिर when the velocity of particle changes by equal amounts in equal intervals of time, तो ये वाला केस है वो। अब इस केस के थोड़े से मैं मॉडिफाइड वर्जन दिखाता हूँ, और आई एक्सपेक्ट कि तुमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आई रियली एक्सपेक्ट you should know little bit of mathematics। चलो कोई बात नहीं, चेक हो जाएगा। What is the equation of this line? X और y axis है, y equals to mx। How about this? Y equals to mx plus c। How about this? Y equals to mx minus c। Very good। तो अभी एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। अब बताओ व्हाट डज दैट मीन। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। व्हाट डज दिस मीन? पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। वहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन था इनिशियल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो नहीं थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, बराबर, गुड। देन अगेन if I give you a graph which is like something like that, what does this mean? Particle is moving with constant acceleration but initial velocity is negative। initial velocity is negative, ऐसा ग्राफ है वो, क्योंकि वो नेगेटिव साइड पे कट करेगा वेलोसिटी एक्सिस को, बराबर। होता है ऐसा, होता है ऐसा, इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, हो सकता है ऐसा। एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन आने वाला है सेट में। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया, रिलीज ड्रॉप मतलब u इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू जीरो मतलब ये वाला ग्राफ। अब यही ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने थ्रो कर दिया नीचे थ्रो कर दिया, तो u इज पॉजिटिव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अब इमेजिन मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक पैराशूट या फिर उल्टा वो वार्म एयर बलून होता है, ऐसा ऊपर जाता है। अब वो वार्म एयर बलून ऊपर जा रहा था, मैंने उसमें से इसको नीचे छोड़ दिया, बलून ऊपर जा रहा था उसमें से इसको नीचे छोड़ दिया। इसका मतलब अब जो वेलोसिटी होगी ना इसकी, वो नेगेटिव होगी, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो वो ये वाला ग्राफ है, करेक्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। देन what about this? Variable acceleration, theta increases मतलब tan theta increases, मतलब a increases, acceleration is increasing। How about this particular graph? Of course I will have to change axis here, theta decreases, very good, थीटा डिक्रीजेस मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ओके, तो सफिशिएंट इनफ, इतने ग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन इज सफिशिएंट फॉर यू, गुड। अब हमको
ये जो तुम इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स यूज करते हो, ये समझ लेना है कि ये इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स आए कहाँ से, मतलब हाउ डू यू डिराइव इट. आई विल डिराइव इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, आई विल नॉट डिराइव इट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर से भी होता है वैसे. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग डिराइव करेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. रिमेंबर वी ऑलवेज स्टडी इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. चाहे वो 1D मोशन हो, चाहे वो 2D मोशन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और जिनको यही नहीं समझा तो तुम्हारा 2D में हालत खराब होने वाली है. अब इसे बता देता हूँ. 2D मोशन तुम डायरेक्ट छोड़ दोगे अगर ये नहीं समझा. प्रोजेक्टाइल मोशन तो कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको. सॉरी फॉर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट. पीपल डू नॉट टेक द थिंग्स सीरियसली, तो देना चाहिए. व्हाट डज दिस मीन? पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियल टाइम इंस्टेंट पे, मतलब t इक्वल टू 0 पे u था, राइट. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी था u. एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल का वेलोसिटी है u. एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया v. सो एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम t द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v. तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u है. अब अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, नाउ यू शुड नो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है. स्लोप से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज स्लोप हियर, और स्लोप हियर इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. और v2 हियर इज v, v1 हियर इज u, t2 हियर इज t एंड t1 हियर इज 0. और ये t को यहाँ लाया तो at इक्वल्स टू v माइनस u, तो v इक्वल्स टू u प्लस at. ये आ गया आपका पहला इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, v इक्वल्स टू u प्लस at. दूसरा इंफॉर्मेशन तुमको क्या मिलता था यहाँ से? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय एरिया अंडर द कर्व. तो एरिया फाइंड कर लो. एरिया कैसे फाइंड करोगे? या तो तुम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लो, दिस इज ट्रेपेजियम. या फिर नहीं पता तो रेक्टेंगल प्लस अ ट्राइंगल. ये जो साइड है ना ट्राइंगल का, ये v माइनस यू है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक v वैल्यू थी, ये u वैल्यू थी. और ये जो साइड है कौन है? t है. और ये जो साइड है ये क्या वैल्यू है? u है. तो अगर मैं एरिया फाइंड करता हूँ, इफ आई फाइंड आउट एरिया, सो डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, मैं डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइड पे ग्राफ गया ही नहीं. जब नेगेटिव साइड पे ग्राफ नहीं गया, इसका मतलब मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ ही नहीं. जब मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आता है. बराबर. कहाँ से कहाँ आ गए हम? आज ही स्टार्ट किया था, आज ही बताया था कि जब मोशन का डायरेक्शन सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है. और उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे टू फाइंड आउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इन काइनेमैटिक्स. तो डिस्प्लेसमेंट हियर विल बी एरिया ऑफ द फुल, मतलब एरिया अंडर द लाइन, ऐसा बोल रहा हूँ मैं. ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था. दिस एरिया यू कैन से ओ ए बी, लेट अस से सी एंड डी. So it is area of triangle ABC and area of rectangle OACD. So it is area of triangle ABC plus area of rectangle OACD. Area of triangle होता है half base into height. You have a base of AC and you have a height of CB. और ये होता है length into breadth. So you have OA as one side and AC as the other side. तो AC इज T, CB इज V माइनस U, है ना? बराबर बराबर है. OA इज U एंड AC इज T. तो ये T है, T. तो ये UT को पहले लिख लेता हूँ, हाफ T. V माइनस U, अगर तुमने नोटिस किया होगा, V माइनस U इज 80, तो इट इज 80. तो यू हैव S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स. थर्ड इक्वेशन, यू नो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड? इट इज डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एवरेज स्पीड इनटू टाइम. हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज ऑफ टू नंबर्स? One number plus the other number divided by 2.
what is the average speed? Final speed plus initial speed by 2. And what is time from this equation? V minus u by a. So v minus u by a. So s equals to a plus b, a minus b is a square minus b square. So v square minus u square by 2a. So you have v square minus u square equals to 2as. So v square equals to u square plus 2as. ये आ गया आपका तीसरा इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स. And then finally we are into the last part of theory of this chapter. You have equations of kinematics. अभी इस इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स का हम लोग स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों कंपेयर करेंगे और स्केलर फॉर्म को यूज करेंगे फॉर सम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस और वेक्टर फॉर्म को हम यूज करेंगे टू सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस. इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स का जो पहला इक्वेशन तुमने लिखा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये स्केलर फॉर्म था. v बार इक्वल्स टू यू बार प्लस ए बार टी, ये उसका वेक्टर फॉर्म है. s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये स्केलर फॉर्म था. s बार इक्वल्स टू यू बार प्लस ए बार टी स्क्वायर, यू बार टी प्लस ए बार टी स्क्वायर, ये उसका वेक्टर फॉर्म है. v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये स्केलर फॉर्म है. v बार डॉट v बार इक्वल्स टू यू बार डॉट यू बार प्लस 2a बार डॉट s बार, ये उसका वेक्टर फॉर्म है. क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट याद होगा आपको, a बार डॉट a बार इज a स्क्वायर, v बार डॉट b बार इज b स्क्वायर, तो v बार डॉट b बार इज v स्क्वायर एंड u बार डॉट u बार इज u स्क्वायर. Right? Apart from this, you have two more equations. Two more equations of kinematics. मैं फिलहाल तो एक बता देता हूँ, दूसरा देखेंगे. You have Sn equals to Un, मतलब u plus a by 2n minus 1. This is the equation for distance traveled by particle in nth second of its motion. मतलब क्या? जैसे ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपको बताता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट t सेकेंड्स. मतलब मान लो पहले 10 सेकेंड, 0 से लेके 10 सेकेंड तक, पूरे 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो इक्वेशन 2. एग्जाम्पल, अगर आपको बोला है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, राइट, इट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. What is the distance traveled by the particle in first 10 seconds? तो u 0 हो गया, 1/2 a की वैल्यू g की वैल्यू 10, 10/2 5 और 10 स्क्वायर 100, 100 इंटू 5 500, तो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने 10 सेकेंड में. What is the distance traveled by the same particle in 5th second of its motion? तो 0 से 10 में जो 5वां सेकेंड आया था, 5वां मतलब 5th सेकेंड, सिर्फ वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो s5, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 10, 10/2 इज 5, 2 इंटू 5 10, 10 - 1 9, 9 5 जा 45. तो उस पर्टिकुलर 5th सेकेंड में उसने 45 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था. तो टोटल 500 कैसे हो गया? पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, 5वां सेकेंड, 6th सेकेंड एंड सो ऑन सो फोर्थ. ऐसा 10 सेकेंड में 500 मीटर हुआ. लेकिन 5th सेकेंड ऑफ मोशन में कितना हुआ? 45. बराबर. इसी का वेक्टर फॉर्म आता है Sn बार इक्वल टू u बार प्लस a बार बाई 2n minus 1. अब इसका स्केलर फॉर्म यूज करके हम लोग दो टाइप के मोशन को कंपेयर कर लेंगे. दो टाइप मतलब एक तो मोशन वर्टिकली अपवर्ड्स है और एक मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, और यही ऑब्जेक्ट जब नीचे आया तो डाउनवर्ड, उसको फ्री फॉल बोलते हैं. तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, और इस वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन को ही बोला जाता है फ्री फॉल. क्योंकि यहाँ पे ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर इज नो अदर फोर्स. एनीथिंग फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज फ्री फॉल.
एयर रेजिस्टेंस हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस केस में पहला इक्वेशन जब अप्लाई करोगे v इक्वल्स टू u माइनस जी टी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी था। अब पहली बात तो कोई चीज़ अपने आप ऊपर जाएगी नहीं, उसको इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ता है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता है, नहीं तो वो कभी जाएगा ही नहीं, वहीं पे बैठा है आराम से। तो जब तक तुम उसको ऊपर थ्रो नहीं करोगे, मतलब जब तक तुम उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दोगे तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो u इज नॉट जीरो और a इज माइनस जी, क्योंकि द मोशन इज अगेंस्ट ग्रेविटी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी हो जाता है। और सेम केस अगर यहाँ देखूं मैं, तो मैंने अगर ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ भी दिया तो थ्रो नहीं किया, सिर्फ छोड़ दिया, सिर्फ ड्रॉप कर दिया, तो v इक्वल्स टू जी टी, क्योंकि u की वैल्यू जीरो है, a की वैल्यू प्लस g है, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो ऐसा आएगा बराबर। उसके बाद s इक्वल्स टू यू टी, और यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाई टू बराबर। सेम लॉजिक यहाँ पे एस इक्वल्स टू यू जीरो है, तो ये आ जाएगा जी टी स्क्वायर बाई टू बराबर, करेक्ट। देन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, और टू ए को लिखोगे जी और एस को लिखोगे एच, करेक्ट, गुड। यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच, क्योंकि u तो जीरो था, a प्लस जी था। देन यहाँ पे एस एन लिखोगे u माइनस जी बाई टू, टू एन माइनस वन, यहाँ पे एस एन लिखोगे g बाई टू, टू एन माइनस वन। दैट ब्रिंग्स टू द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी में v के डायमेंशंस है L1 t माइनस वन, जो कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, u भी है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होता है जब सारे ही टर्म्स के डायमेंशंस और यूनिट्स क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे भी वैसा ही मिलेगा, यहाँ पे भी वैसा ही मिलेगा, यहाँ पे वैसा नहीं मिलेगा, चेक कर लो। एस एन इज मीटर क्योंकि डिस्टेंस है, u इज मीटर पर सेकेंड क्योंकि स्पीड है, a इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे क्या तुमने यूज कर लिया ये? या बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग ओनली फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब टाइम की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ही है, इट इज नॉट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन। गुड। तो 1D मोशन के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे, एंड यू विल नीड नथिंग मोर देन दिस, जहाँ लगेगा वहाँ थ्योरी बता दूंगा, बट एटलीस्ट नाउ यू आर प्रिपेयर्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ 1D। दैट्स इट फॉर टुडे।